नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एलनाबाद का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी धुआंधार प्रचार कर मतदाताओं को अपने तरफ करने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस एलनाबाद में जीत का दावा कर रही है। उधर इनेलो को भी यह लगता है कि एलनाबाद तो उसका गढ़ है, इसलिए उसकी जीत पक्की है। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों की स्क्रूटनी की गई। उपचुनावों के लिए कुल 26 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिसमें से छंटनी प्रक्रिया के बाद 3 प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द किए गए हैं। अब एलनाबाद उपचुनाव के मैदान में कुल मिलाकर 23 प्रत्याशी हैं। वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है। और क्या कुछ इसके बीच अब सियासी समीकरण बनने हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अभी तक के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझिए, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एलनाबाद का चौधरी कौन होगा, इसको लेकर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने जीत के लिए अभी से ही जोर आजमाइशें शुरू कर दी हैं। बीजेपी इस बार एलनाबाद में इतिहास बनाने के लिए बेताब है। यही वजह है कि बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा क्षेत्र में दमखम के साथ प्रचार कर रहे हैं। उधर उनके बड़े भाई गोपाल कांडा भी तूफानी प्रचार कर गोविंद कांडा को जिताने के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। आज उन्होंने 9 गांव का दौरा किया, जहां लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और इस बार एलनाबाद में कमल खिलाने का वादा किया। गांव हंजिया के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मायतों, मां बहना, जब तक मेरी आवाज आवे सारा ने मेरो राम राम, सारा ने करना मेरो प्रणाम और छोटे छोटे बच्चा ने बहुत प्यार। गांव का सरपंच योगेश जी पुनिया, धर्मपाल जी एक सरपंच, भीम सिंह जी खेतरान, ताराचंद जी शर्मा, भाई अंकित खोर, मदन जी गोदारा, भाई सुरेंद्र मील, प्यारेलाल जी, भार सिंह जी। थाने के कहना बढ़ाना है गांव में जिनको हमारा काम करे। देखो वोट डालना जब पता मुझे कि कहीं सरकार बनेगी और किसी सरकार में आवागा और कौन मंत्री बनेगा और कौन क्या होगा। हर बार कहनी बोल बेरो है कि कहीं सरकार बनेगी, तो बड़ी बनाई सरकार है। तो काम की बात मैं मेरी तरफ से बोल दूं, करना आया हूँ कि आप सारा वोट दिए है, मेरा वायदो है। और इतना प्यार मान सम्मान दियो। मैंने अभी क्या लगा सरसा बोले जी किसान खड़े है, मैं भाई किसान तो मेरे संगे खड़े हैं, किसान तो मेरे संगे खड़े हैं। अब की बार भी सरसा शहर आ दियो, मैंने भी गाँव जीतो अब की बार भी। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता का विश्वास जीतने वाला ही एलनाबाद उपचुनाव जीतेगा। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि गठबंधन की बहुमत से जीत होगी। दावा तो कांग्रेस भी यही कर रही है, एनएलडी भी यही कर रही है, गठबंधन भी यही कर रहा है। मेरे तो एलनाबाद की जनता का विश्वास, जो जीत पाएगा 30 तारीख तक, जीत तो उसकी हो। और हम ये विश्वास रखते हैं कि सब मिलकर जिस मेहनत लगन के साथ काम कर रहे हैं और जो आज के हालात है, गठबंधन उसके अंदर भारी बहुमत। वहीं एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास ही बीजेपी का लक्ष्य है। एलनाबाद की जनता उपचुनाव के माध्यम से छल कपट करने वालों को सबक सिखाएगी। बिहार की जनता को जिन जिन लोगों ने छलने का काम किया है, एलनाबाद की जनता को, और वो एलनाबाद की जनता उनको सबक सिखाने का काम है। फिर तीसरे पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, ये एलनाबाद की जनता तय करेगी। और मैं एक बात तो विश्वास के साथ आपके बीच में कह रहा हूं, तो हमारे पास लोगों का फीडबैक है, क्योंकि फीडबैक कैसे नहीं आता, हमें जन कल्याण के काम किए। एक तरफ बीजेपी जीत के लिए जोरदार प्रचार कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बार एलनाबाद में जीत का दावा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एलनाबाद में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस 1 नंबर पर रहेगी, बाकी पार्टियां नंबर 2 और नंबर 3 के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। पार्टी जीतेगी। अब
वहाँ इलेक्शन है, नंबर 2, 3 पे कौन रहता है, नंबर 1 पे तो कांग्रेस। एक और कांग्रेस एलनाबाद में जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को जोरदार झटका देते हुए 2014 में एलनाबाद में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रमेश भादु को बीजेपी में शामिल करा लिया है। सीएम की मौजूदगी में भादु बीजेपी में शामिल हो गए, यानी साफ है कि चुनाव करीब आने के साथ ही भरत बेनीवाल जहां नाराज हैं, वहीं भादु ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में कांग्रेस की जीत का दावा कितना सच होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन एनएलओ भी इस बार इतिहास दोहरा पाएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस कृषि कानून की वापसी के लिए अभय ने इस्तीफा दिया था वो कानून अब तक वापस भी नहीं हुए हैं, जबकि वो फिर से चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सवाल बहुत से हैं और बात करते हैं इस विषय पर। सवालों के जवाब तलाशने के लिए जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। इंडियन नेशनल लोकदल से अपना पक्ष रखने के लिए संदीप गोयत हमारे साथ हैं, उनके प्रवक्ता। जेजेपी की तरफ से अजय गुलिया जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे निकिता अरोड़ा जी। भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी रंजिता मेहता जी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत में निकिता अरोड़ा जी आपसे ही करना चाहूंगा। एक तरफ तो रमेश भादु जी पार्टी को बाय बाय कह चुके हैं, दूसरी तरफ भरत बेनीवाल जो है वो कह रहे हैं कि अब अपने समर्थकों के साथ बैठक करूंगा, उसके बाद फैसला लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका मतलब तो साफ संदेश है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसका सीधा नुकसान चुनाव में होना है। निकिता जी। देखिए, पहली बात तो ये है, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव जैसे ही नजदीक होता है ऐसी हलचल होनी शुरू हो जाती है और जैसे हमारे जो नेता है श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है, जो भी ऑपर्चुनिस्ट है या जो भी कायर है, जो डरते हैं इस सरकार से, वो अगर बिल्कुल डट के सामना नहीं कर सकते इनका, तो वो पार्टी से रिजाइन कर दें, वो ही अच्छा है। बाकी दूसरी ओर थोड़ा बहुत होता है, नाराजगी होती है जब टिकट नहीं होती, और जैसे हमारे वरिष्ठ नेता सभी जो हैं जिन्होंने ये बात कही है, वो ये है कि उनको हम मना लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और वो भी हमारे साथ कैंपेनिंग में वो दिखेंगे जरूर, और आगे चल के आप भी इस चीज को देखेंगे। बाकी दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये बाइपोल जो है बेसिकली, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बहुत सही तरीके से कहा कि हम नंबर 1 की पोजीशन में हैं और बाकी सारी पार्टियां या इंडिपेंडेंट जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बेसिकली 2nd, 3rd, 4th, 5th पोजीशन के लिए यहाँ पर लड़ रही हैं साफ तौर पर। तो और यहाँ पर अगर हम INLD की बात करें भी तो वो बेचारे अपने वजूद के लिए ये बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जो अभय चौटाला जी ने रिजाइन किया था जनवरी में, वो किस हालात में किया था। वो एक बेसिकली उन्होंने एक तरह से वो उनकी नीयत साफ उतनी नहीं लगी हमें, क्योंकि आप देख लीजिए कांग्रेस उस टाइम पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी जब उन्होंने रिजाइन किया। अगर उनकी नीयत होती कि वो किसानों के हित में खड़ा होना चाहते थे और किसानों के हित के लिए उन्होंने जो कहते हैं कि रिजाइन किया, तो वो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में भाग लेते और सपोर्ट करते उसका, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन को तो वो लोग भी एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे थे जिससे ना कुछ बिगड़ने वाला था ना ही कुछ बिगड़ा। तो आप उन पर आरोप लगाइए, वो आप पर आरोप लगाएंगे। ये प्रेरोगेटिव है ऑपोजिशन का कि जब पूरी तरीके से आपने देखा कि पिछले साल नवंबर ऑनवर्ड जिस तरीके से जब भाजपा ठीक है निकिता जी वो पुरानी बात हो गई। अगर मैं आपकी ही स्टेटमेंट को एक ठीक है अगर मैं आपकी ही इनिशियल स्टेटमेंट को एक कंक्लूसिव रूप दूं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि रमेश भादु जी अगर पार्टी से गए हैं और अगर भरत बेनीवाल जी बगावत के सुर अपना रहे हैं तो उससे कोई खास नुकसान पार्टी को होने वाला नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा कैसे पार्टी एकजुट होकर हमारे जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आप आगे चल के कैंपेन में भी उस चीज को उसको देखेंगे। ठीक है रंजिता जी, मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर। उनका यह मानना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत इसे होने वाली नहीं है।
केशव, किसी न किसी रूप में आज ये महसूस होता है कि किसी पार्टी के लिए अंगूर खट्टे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले से उनके पास कैंडिडेट नहीं होता, दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करना पड़ता है। और अभी ये बात कर रहे हैं रमेश भादु जी की और भरत बेनीवाल की। मैं आपको यहाँ पे सचेत करना चाहती हूँ कि अभी मनाना तो हुड्डा साहब को भी बाकी है। अभी तक भी उन्होंने अपने विधायकों को ना फील्ड में उतारा है, ना वहां पर वो पहुंचे हैं। इसलिए हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर उलझती से नजर आती है कि खुद के नेता इस बात पे लग जाते हैं कि दूसरे नेता को कैसे हराना है। और इसका पहले बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने दूसरे चुनावों में भी देखा, जब भीम के उपचुनाव हुआ था, किस तरीके से समय टारगेट करके किसी को बलि का बकरा बनाया था। और वही काम आज अगर कैंडिडेट शैलजा जी की तरह चुना हुआ है, इसलिए वहां पर भी बलि का बकरा जो है इस बार पवन बेनीवाल के बनने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो कहीं लाइन में नहीं है, मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी। हाँ, हो सकता है ये उनकी कोई स्ट्रेटजी हो और आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप एक मुझे जवाब दीजिए कि जिस तरीके से ये खुद कह रहे हैं कि इनको ना तो भरत बेनीवाल जी की वोट से फर्क पड़ता है जो कि इनके खुद के प्रत्याशी थे, ना इनको रमेश भादु से फर्क पड़ता है जो इनके प्रत्याशी थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हुड्डा साहब वहां पर अपने विधायकों को ना ड्यूटी लगा रहे हैं ना बिठा रहे हैं। तो ठीक है, हवा हवा में कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है और इनको लड़ने दीजिए। कि वो एक शेर मुझे याद आता है कि हमें यकीन नहीं है, ताज्जुब इस बात पर भी नहीं है कि हमारे जो पैर के नीचे की जमीन है वो खिसक चुकी है। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी अंतर कलह में नजर आती है। ना तो इनके पास अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, ना इनके पास अपनी पार्टी के मंडल अध्यक्ष है, ना इनकी पार्टी के पास अपने बूथ अध्यक्ष है। तो बिना सेना के सेनापति चुनाव में उतार दिया जाता है। निकिता जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं संदीप जी के पास आऊंगा। बिना सेना के सेनापति, ऐसा मैं कहती हूँ अगर ऐसे भ्रम में ये जीना चाहते हैं तो जीते रहे। ये पिछले बाईपोल को ना भूले। यही बातें उन्होंने तब भी कही थी बड़ौदा बाईपोल के समय, इस समय भी यही सेम बातें कर रहे हैं। इनमें बिल्कुल खोखला करना है, साफ तौर पे नजर आ रहा है कि बीजेपी जसपा तो यहाँ पे तो इसमें कॉम्पिटिशन है ही नहीं। रंजीता जी, बीजेपी इस बार आपके खुद के रहे प्रत्याशी आपका खिलाफत कर रहे हैं। भालू जो कैंडिडेट उतारे गए थे आपकी पार्टी की तरफ से, वो चुनाव वो नहीं लड़ रहे थे। रंजीता जी मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। एक करते हुए अपनी बात रखेंगे। निकिता जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मैं संदीप जी के पास आता हूँ। बिल्कुल, मैं बस यहाँ पर एक ही बात यहाँ पे रखना चाहूंगी। ये साफ तौर पे रंजीता जी जिस तरीके से उन्होंने काउंटर करना शुरू कर दिया, साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि ये किसमें घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूरी वेव इनके अगेंस्ट है और ये तो कंपटीशन में है ही नहीं। ठीक है समझाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, मैं संदीप जी के पास आता हूँ। संदीप गोयल जी, बातें बहुत अच्छी संदीप गोयल जी, ठीक है मैं संदीप जी के पास आता हूँ। संदीप गोयल जी, हुड्डा साहब का कहना है कि कांग्रेस तो नंबर 1 पे है, बाकी लड़ाई तो नंबर 2 और नंबर 3 की ही है। संदीप गोयल जी, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, किस बात की तरफ है। वो एक चीज उस अपनी तरफ ये नहीं देखते कि उनके पास तो इस इलाके के अंदर अपना प्रत्याशी देने के लिए भी नहीं था। वो प्रत्याशी लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लेकर आए, और ये कहीं ना कहीं अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी से कि इनकी मिली भगत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी केशव जी एक वो उम्मीदवार लेके आए हैं जिनका चाल चरित्र और चेहरा पूरे हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर बदनाम है, जिनके नेताओं के ऊपर बलात्कार के आरोप रहे हैं। और संदीप जी ये तो इंडिविजुअलिटी की तरफ अगर जाएंगे तो ये बात इधर की उधर ही घूमती रहेगी। आप आरोप लगाएंगे, वो प्रत्यारोप लगाएंगे। आप लोगों ने 32 बुझाकर जो है अपनी राजनीति की थी। अपने परिवार के अलावा आपको कोई कैंडिडेट नजर नहीं आता। उंगली हाथ कटाकर आप अपने आप को शहीद कहलाना चाहते हैं। उस चीज के लिए जिसने आपके लिए रिजाइन किया था वो तो अभी भी वैसी की तैसी है। तो किस वजह से चुनाव लड़ रहे हैं आप? ताकि इलाहाबाद की जनता को फिर से एक बार धोखा दें आप लोग। आपका क्या भरोसा, कभी भी आप छोड़ के चले जाएंगे इलाहाबाद जनता का। आज 17 वर्ष के बाद पहली बार मौका है इलाहाबाद की जनता के पास। ये अवसर है उनके लिए कि 17 साल से विपक्ष में बैठे हैं, आज यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है उसका मजा लें। ठीक है रंजीता जी, मैं आता हूँ। संदीप जी, सुभाष बराला जी ने कहा है कि छल कपट करने वालों को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में कहा। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस नंबर 1 पे है, बाकी नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा सर इस चुनाव के अंदर है, सुनिए सवाल है,
जो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव के अंदर है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, वो ये आ रही है कि अभय सिंह चौटाला साहब का जो इस्तीफा देने की प्रक्रिया थी वो जनता में विश्वास जो है पैदा नहीं करती है, बल्कि अविश्वास पैदा करती है। जनता को यह लगा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। आपके विपक्षी पार्टियां भी इसको भुनाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। मुझे लगता है केशव जी, आपको शायद सर्वे की जरूरत है। आप गांव के अंदर जाइए, हरियाणा के अंदर जाइए, यह विश्वास अगर पैदा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पैदा हुआ है, और ये सबसे बड़ा है विश्वास किसी पार्टी के खिलाफ पैदा हुआ तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पैदा हुआ है। नहीं संदीप जी, कांग्रेस की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि उनके नेता भी इस्तीफा देकर सरकार के ऊपर दबाव बनाते, परंतु इन लोगों ने क्या किया, इनके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, परंतु इनके पास जो फिगर थी 45 विधायकों की, उससे तो ये 15 विधायक दूर बैठे थे। ये किस प्रकार का ड्रामा और ढूल और छल कपट लोगों के साथ कर रहे थे। और जो छल कपट का आरोप लगाने वाले सुभाष बराला है, वो तो खुद 50,000 से अधिक मतों से हार गए थे। वो तो खुद 50,000 से अधिक मतों से टोहाना की जनता ने छल कपट करने वालों को हरा के सबक सिखाया था। संदीप जी, अभय सिंह चौटाला साहब ने स्टेटमेंट दिया था ना कि जब तक किसानों के कृषि कानून, जिनको 3 काले कानूनों शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, वो रद्द नहीं हो जाते, मैं विधानसभा का चेहरा नहीं देखूंगा। ये स्टेटमेंट थी सर उनकी। आप केशव जी, विधानसभा से जब अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा भेजा था, उस इस्तीफे को आप एक बार पढ़कर चर्चा करें तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने किसी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अपने त्याग पत्र के अंदर कभी नहीं किया। लिखित उन्होंने कहा था कि मैं किसानों के सामने सम्मेलन में ये बात कही थी। उन्होंने किसानों के सामने सर सम्मेलन में ये कहा था। केशव जी आप थोड़ा सरकार के हिसाब से बीच में डिस्टर्ब ना रहे। मेरा मत, मैं आ रहा हूं, जो बात सवाल पूछ रहे हो उसका उत्तर देने, बोलिए। मैं उसको उत्तर देने जा रहा हूं, आप बीच में ना डिस्टर्ब कीजिए। मैं केशव जी एक बात रखूंगा, भाई साहब अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि मैं किसानों के समर्थन में अगर 26 जनवरी तक इन 3 कृषि काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, अपने पद से इस्तीफा देता। होता क्या है, स्पीकर विधानसभा इस चीज को डिनाई करते हैं कि यह कंडीशनल इस्तीफा है। उसके बाद अभय चौटाला जी फिर इस्तीफा भेजते हैं, फिर स्पीकर विधानसभा फिर इस्तीफा अस्वीकार करते हैं कि भाई ये तो शर्त के साथ है कि आप किसानों के साथ खड़े हो, किसान कानूनों के, कृषि काले कानूनों के खिलाफ खड़े हो, तो हम सशर्त इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। 26 जनवरी की रात को 26 जनवरी की एक घटना ऐसी घटाई जाती है सोशल मीडिया और एक षड्यंत्र के तहत किसानों और किसान के आंदोलन को बदनाम करने की नीयत से उन्हें बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया। और भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि शायद अब सही मौका है, अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा ले लें। उन्होंने तुरंत आनन फानन में उसी शर्त के साथ दिए हुए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। आप उसी इस्तीफे के आधार पर मैं कहता हूं, जनता ने हमें कहा कि आप इस्तीफा दें, हमने दिया। जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़ें, हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम देवीलाल जी की नीति पे चलते हैं। लोकराज संदीप जी, मैंने आपका पूरा जवाब सुना। जजपा की तरह नहीं है जो लोकराज बेचकर ऐसे प्रत्याशियों को लेकर आते हैं जिनके ऊपर इनके शीर्ष संदीप जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है सर, मैंने आपका पूरा उत्तर सुना। गोली मारेगी, आप लोगों को बताया कि कितने किसान देशी हैं। संदीप जी, मैंने आपका पूरा उत्तर सुना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, लेकिन आपका जवाब जो है ना वो अभी मिल नहीं पाया। मेरा सवाल केवल इतना था कि उन हालातों में और आज के हालातों में क्या बदल गया। ना तो कृषि कानून रद्द हुए हैं, ना सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है, ना टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से किसान वापस लौटे हैं, ना किसानों ने अपना धरना खत्म किया है, ना एमएसपी कानून के लेकर गारंटी सरकार ने अभी तक दी है। सर बदला क्या है? अब ये देखिए केशव जी, जो माहौल था कि आप किसानों ने मांग की, किसानों ने कहा कि अभय सिंह चौटाला जी आप हमारे समर्थन में विधानसभा से इस्तीफा दें ताकि एक पूरे देश के अंदर आवाज उठेगी। नहीं सर, आप मुझसे बात कर रहे थे सर्वे कराने की, आपने कहा, आपने क्या सर्वे कराया? मतलब ये तो वही बात होगी कि अभय सिंह चौटाला जी को कहा कि चौटाला साहब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और फिर अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दे दिया। आपने क्या सर्वे कराया? केशव जी आपका उत्तर सुनिए। आप जो भाजपा की, सर आप अपनी स्टेटमेंट बोल देते हैं सर, ये चुनावी मंच थोड़ी ना सर, 3-4 विधायकों ने कहा कि हम इस्तीफा देंगे। अरे आप
आप इस्तीफा देंगे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। छल कपट किया तो जजपा ने किया, इन्होंने मेरा सवाल आपसे है, मैं जब जजपा के पास जाऊंगा तो मैं जजपा से भी सवाल ले लूंगा, लेकिन अभी मेरा सवाल आपसे सर, अभी मेरा सवाल आपसे रिपोर्ट की संदीप जी, अभी मेरा सवाल आपसे नहीं, अभी मेरा सवाल आपसे सर, जजपा से मैं सवाल ले लूंगा जब मैं उनके पास जाऊंगा। तब में और अब में बदल क्या गया? अब जनता के सामने आप क्या बोल कर जाएंगे कि दोबारा इस्तीफा दे देंगे विधानसभा जाने के बाद? देखिए केशव जी, जनता ने एक उम्मीद रखी कि अभय सिंह चौटाला जी इस्तीफा देंगे तो एक देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव पड़ेगा, लोकतंत्र का दबाव अपनी चुनावी रणनीति को, परंतु ये अपने पॉलिटिकल स्टंट को जनता की उम्मीद का नाम मत दीजिए संदीप जी, अपने पॉलिटिकल स्टंट को जनता की उम्मीद का नाम मत दीजिए। इंतजार करके उन्होंने कहा संदीप जी, अपने पॉलिटिकल स्टंट को जनता की उम्मीद का नाम मत दीजिए। इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया ठीक है, पार्टियों ने। ठीक है, अजय गुलिया जी के पास मैं आता हूं बहुत देर से। अजय गुलिया जी, रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, मैं तो एक जनता बहुत समझदार है। इलाहाबाद का विकास हो, और अगर वो विकास की बात अगर आज कोई अगर कर सकता है तो हरियाणा प्रदेश की मौजूदा गठबंधन सरकार कर सकती है। क्योंकि गठबंधन की मंशा है कि सिरसा के लिए ऐलानाबाद के लिए कुछ काम है, और ये लोगों के मन में भी है, लोगों के जहन में भी है कि गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके भेजें ताकि वो सरकार में रह करके लोगों के लिए काम कर सके, अच्छी योजनाएं, नए स्कूल, नए अस्पताल या कोई बेहतर रोड प्रणाली ऐलानाबाद के लिए ला सके। ये लोग इस बात के लिए तैयार बैठे हैं और लोग गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और रही बात ये आरोप प्रत्यारोप की बात, देखिए मैं एक चीज मानता हूं कि सभी राजनीतिक दल को अपना प्रचार करने का अधिकार है, वो अपना प्रचार करें, लेकिन जो आज की प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि लोग अपना मन बना चुके हैं कि गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएंगे। अब देखिए ये आरोप प्रत्यारोप किसके ऊपर, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी, अजय जी आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है मुझ तक, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं उसे दुरुस्त करता हूं, वापस फिर आपके पास में आता हूं। चौहान साहब मैं आपके पास आता हूं। एक ऐसा मुद्दा भी है जिसे बहुत हल्के से फिलहाल देखा जा रहा है, लेकिन ये एक इलेक्शन स्ट्रेटजी का पार्ट है अगर कहा जाए तो। स्क्रूटनी हुई सर आज, और अब कुल मिलाकर 23 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। अब मुकाबला अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 3 राजनीतिक दलों के बीच कहा जा सकता है, जिसमें आईएनएलडी, कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी वो एक इकाई हो गई। ये जो 20 कैंडिडेट सर बचे हैं, इन्हें अगर लोकल भाषा में कहा जाए तो वोट काटू कैंडिडेट्स के रूप में देखा जा सकता है। निश्चित सी बात है कि वोट कटेंगे, वोट डाइवर्जन होगा, और जब वोट डाइवर्जन होगा तो उसको फायदा किसे मिलता हुआ दिख रहा है, नुकसान किसा मिलते हुए दिख रहा है? चौहान साहब देखिएगा कि कैंडिडेट जैसे कि आप बता रही कि अभी 23 रह गए हैं, 23 में से भी अब जब नाम वापस आ जाएंगे, अभी 13 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, तो और भी कैंडिडेट नाम अपने वापस लेंगे। अब जो बच जाएंगे अपना जो है 15 बचे हैं, 18 बचे हैं, 17 बचे हैं, जो भी बचे हैं। अच्छा, जो मेनली जो फाइट है, जो लड़ाई है, अपना जो चुनाव जो लड़ा जाना है, वो क्या नाम अपना कांग्रेस और भाजपा जजपा गठबंधन और इनेलो 3 ये ही मैदान में है, इनके ही वो जाएंगे। रहे जो बाकी बचते हैं जो निर्दलीय जिनको बोला जाता है, स्वतंत्र अपना उम्मीदवार, तो वो भी थोड़ा बहुत तो काटते हैं और वो उसका असर पड़ता भी है। जो रूलिंग में रहा है उस पर भी, जो पहले रहा है वो भी, जो बाद में है, इस तरह से थोड़ा जो असर पड़ेगा, पड़ना तो लाजमी है, होता है, पर वो ज्यादा नहीं हो पाता। वो ज्यादा असर जो दिखाई देगा वो ये है कि जो पहले जो जा चुका है, रह चुका है, वो और जो प्लस अब जो बनने जा रही है, जो अपना जो है कैसे जो हिसाब किताब बन रहा है कि कौन क्या अपना कहां तक ले पाएगा, वो हिसाब अपना जो है। लेकिन चौहान साहब इसमें एक प्लस पॉइंट तीनों के साथ आ जाता है ना। लोकदल के साथ ये प्लस पॉइंट है कि वो एक तरीके से उनका गढ़ कहें या पारंपरिक सीट कही जाती है। जी। कांग्रेस के साथ प्लस पॉइंट है कि बीजेपी के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी अगर थोड़ी बहुत होगी तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा। तीसरी बात, बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट इस बात का है कि सरकार के साथ अगर उपचुनाव होता है तो उसमें गवर्नमेंट के साथ एक मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट में आने का मौका जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को मिलता है। तो तीनों का अपना अपना फायदा है।
बिल्कुल वोट डिवीजन, इसका मतलब ये है कि जो वोट मार्जिनलाइजेशन होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि जो इन कटे हुए वोट्स का बेनिफिट लेने में कामयाब होगा सबसे आगे वही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि ये कैसा सिनेरियो, कैसी इक्वेशन बनेगी? नहीं, बनेगा भी ऐसा ही, होना भी ऐसा ही है। इसके बाद में जो है, देखो बात सुनो, तीनों राजनीतिक दल हैं, अपने अपने जो है वो कोशिश करेंगे, अभी से ही कर रहे हैं, अपना जो है कोशिश में लग गए हैं, अपना मतदाताओं को रिझाने में, मतदाताओं को समझाने में। गांव की तरफ दो, गांव की तरफ ऐसा है कि जो लोग कभी गांव की तरफ जाते हुए नहीं थे, वो सब जब ना हो रहे हैं। अपना जब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट इसी तरह से और भी अपना जो है बीजेपी भी कर देगी, और अपना जो है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी सोचेगी कि किसी भी तरह से सीट अपना जो है हम अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि जजपा है, जजपा का भी उसको सहारा मिलेगा। और जो अपना कैंडिडेट है, भले ही नहीं कैंडिडेट हो भाजपा के लिए, जो अपना जो है गोविंद कांडा, तो वो जो है उनका अपना प्रभाव, उनका अपना असर, वो उससे भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन बंदों ने वो जो परिवार रहा है। जॉन साहब, यहाँ एक फैक्टर और भी काम कर रहा है। मैं रंजिता के पास आता हूँ इसका मैं जरा थोड़ा पूरा कर लूं। यानी दूसरे, क्योंकि जो सामाजिक और जो धार्मिक जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो जो है उन लोगों ने वहां पे काम किया है। अच्छा, जो तीसरे जो अभय चौटाला है, अभय चौटाला की पारंपरिक सीट मानी जाती है, चौटाला परिवार के 11 बार वो अपना रह चुके हैं, और इसके बाद में देखेगा कि किसानों के उस पर वो दिया, ये करा, उस तक का डिसीजन तो ऐसा है ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, वो वहां की जनता करेगी। बिल्कुल, जो मतदाता करेगा कि उन्होंने हमारे हित में ही किया था, या वो उसको किस वे में लेते हैं, वो तो ऐसा है कि इलाहाबाद की जनता ही अपना जो 30 तारीख को बता पाएगी। बिल्कुल। एक सवाल और रंजिता जी, मैं आपके पास आता हूं इस सवाल को लेकर। ये जो बीजेपी कैंडिडेट्स को घेरने का, उनके काफिलों को रोकने का, काले झंडे दिखाने का एक तरीके से पॉलिटिकल ट्रेंड कहिए इस चीज को शुरू हुआ है, जो अभी अब कुछ दिनों की स्टडी में सामने चीजें निकल कर आई हैं, तो इससे लेकर जो सिंपैथी डेवलप हो रही है, क्या आप लोग उस सिंपैथी को गेन करने में कामयाब रहेंगे? आपकी रणनीति इस तरीके की है? केशव, जनता जनार्दन जो है वो बहुत समझदार है, और जिस तरीके की गुंडागर्दी दिखाई जाती है, एक गुरुद्वारे के अंदर कोई माथा टेकने आता है, कोई किसी के अफसोस करने के लिए जाता है, उस समय भी आप राजनीति करते हैं और आप उनको घेर कर उनको धक्के मारने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आम जनता है उनको इस बात का पता चलता है कि कौन गलत है और कौन सही है और किसका चुनाव करना चाहिए। निश्चित तौर पे दबंगई एक हद तक अच्छी लगती है, पर एक एरिया जो 17 रंजिता जी, कौन लोग हैं? अगर मैं आपके नजरिए से पूछूं तो आप कौन मान रहे हैं? क्या ये आपके एक तरीके से कहें कि राजनीतिक विरोधी हैं, या ये वाकई किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं? आप किन्हें मानती हैं? केशव, निश्चित तौर पे विपक्ष किसानों का मुखौटा पहनकर आज से 10 महीने पहले से राजनीति कर रहा है, वो इस बात को जान चुका है। इस तौर पे जो किसान है आज खुशहाल है, बम्पर उनकी उत्पाद हो रही है, डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है, तो आज उनको पता चल चुका है कि जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो वाकई ही किसानों की लड़ाई नहीं थी, वो अपने परिवार के अंदर अपने ही लोगों के बीच में अव्वल आने की लड़ाई थी। आज इस उपचुनाव सरकार की सेहत पर या हरियाणा की सियासत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ हरियाणा की, इलाहाबाद की जनता के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनके जो विकास कार्य हैं, अगर मैं बात करती हूँ इलाहाबाद की 76 गांव है यहाँ पर, जिसमें से 16 गांव ऐसे हैं जहां पर सेल की जमीन है, जहां पर वाटर लॉगिंग की वजह से आज तक वहां पर फसलें नहीं हो पाई, और कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे पानी की एक बूंद नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ इंडियन नेशनल लोकदल के जो अभय चौटाला जी हैं, क्या इतने सालों तक उनको अपने एरिया की ये प्रॉब्लम नजर नहीं आई? क्या उन्होंने विधानसभा के अंदर कभी भी इन बातों को उठाया या उसको हल करने की कोशिश की? आज जब सरकार बनी है उसके बाद हमने एक बोर्ड बनाया जिसके अंदर हमने 1.5 एकड़ जमीन जो स्टेट की जमीन है उसको ठीक करने के लिए बोर्ड बनाया है, भूमि सुधार निगम, ताकि हम उस एरिया का विकास कर सके, उस एरिया में काम कर सके। तो इलाहाबाद की जनता को ये आज महसूस हो रहा है कि अगर उनको भी अपने एरिया का विकास चाहिए तो निश्चित तौर पे अगर यहाँ का भाजपा का प्रत्याशी जीतता है तो न केवल उनके एरिया का सुधार होगा बल्कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उनको भी अपने एरिया ठीक है। मैं संदीप जी के पास आता हूं, उनको भी सत्ता का सुख चाहिए। मैं संदीप जी के पास आता हूं, ठीक है, ठीक है। मैं पहले संदीप जी के पास आता हूं, फिर मैं निकिता अरोड़ा जी के पास आऊंगा। संदीप जी, चुनावी मुद्दा लेकर क्या जाएंगे जनता के बीच में? क्या कहिएगा, क्या क्या के वोट मांगिएगा जनता से? देखिए केशव जी, चुनावी मुद्दा तो सबसे बड़ा तो रहेगा किसान आंदोलन का, दूसरा मुद्दा रहेगा किसानों के साथ की जाने वाली जातियों का,
उनके सिर फोड़ने का, उनको देशद्रोही मुकदमों में डालने का, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का और कई ऐसी बातें कि 500 लठों के दल बना लो और जैसे को तैसा की धमकी देने वाले लोगों से हिसाब मांगने का भी एक मुद्दा रखा जाएगा। एमएसपी के ऊपर बाजरे की खरीदने होना, इलाके का सेमग्रस्त रहना और कई अन्य ऐसे मुकदमे हैं, महिलाओं की है, सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्कूल है। अभी बात उठाई जजपा के हमारे साथी भाई ने कि उन्होंने कहा कि नए नए स्कूल खोल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, एक बार अपना ज्ञान बढ़ाएं कि प्रदेश के अंदर सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की संख्या नहीं है और जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, महिलाओं को शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, सुरक्षा नहीं मिल पा रही। प्रदेश आज बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है। 75% जो नौकरियों में आरक्षण देने की बात करते थे, वो कानून आज तक क्यों नहीं लागू किया है? क्यों युवाओं को, बेरोजगारों की आंखों में धूल झोंक रखी है? और जो बात करते हैं कि विधानसभा में हमने मुद्दा नहीं उठाया, हमने तो हर बार विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाए हैं। आप विधानसभा की प्रोसीडिंग में से निकाल कर देख लो, हमने विधानसभा के अंदर हर बार इस अनेकों पूरे राज्य के मुद्दे लेकर, ये रिकॉर्ड की बात है। अगर पूरे राज्य के मुद्दे लेकर आप जनता के पास जाएंगे तो सर जनता ये सवाल भी तो करेगी कि अगर कुछ आप कर ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ ठीक रहा, सरकार पर फोड़ना है, तो ठीक है फिर भाजपा को ही चुन लेते हैं, सरकार के साथ कदम ताल कर लेंगे। आपके मुद्दे क्या होंगे सर? केशव जी ये आम चुनाव है या उपचुनाव है? उपचुनाव है, चुनाव होगा। इसलिए स्थानीय मुद्दे आम चुनाव जब होगा, हम आम चुनाव में पूरे प्रदेश के मुद्दे लेकर जाएंगे। हाँ तो वही तो आज इलाके की बात है। आप कह रहे हैं राज्य के अंदर क्राइम रेट ऐसा है, आप कह रहे हैं राज्य के अंदर महिलाओं के साथ असुरक्षा का माहौल है, तो उससे इलाहाबाद की जनता का क्या है सर? तो क्या इलाहाबाद है हरियाणा के उस डाटा के अंदर नहीं आता? केशव जी आप भी बड़ी डेफिनेटली आता है सर, डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली आता है। आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, इलाहाबाद के अंदर थाने नहीं है, आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को कर सकते हैं। युवा नहीं है सर, आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को कर सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद के उस नौजवान का पहला कंसर्न इस बात को है कि उसकी विधानसभा के अंदर कौन सा कॉलेज है, उस बात से कंसर्न नहीं है कि रोहतक के अंदर एमडीयू में कौन सा कॉलेज है। इलाहाबाद के लिए आप क्या करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। आप ताली बजवाने के लिए अपने मुद्दे गिनवाइए, प्रदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको तालियां मिलेंगी लेकिन वोट नहीं मिलेगा सर। उस चीज से वोट मांगने के लिए आप जाएंगे तो क्या बोलेंगे जनता को, ये मैं पूछ रहा हूं, सीधा सवाल है। ये आप तय नहीं कर सकते, ये आप तय नहीं कर सकते कि हमें वोट मिलेगा नहीं करेगा, ना ही आपके टीवी चैनल के माध्यम से तय होगा कि हमें वोट नहीं मिलेंगे। ये इलाहाबाद हल्के की जनता तय करेगी, ना कि आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज चैनल तय करेगा कि हमें जनता वोट मिलेगी। सर मैं आपसे स्पष्ट, मेरी आपत्ति मैं अपना पॉलिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, आप उसे डिनाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर बात है। टीवी चैनल के ऊपर रखते हो। नहीं, मैं बता रहा हूं ना सर, मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, आप चाहे आपको पसंद ना आए आप उसे डिनाई कर सकते हैं जैसा आप कर रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत बात आपके सामने बता रहा हूं। लंबा चौड़ा घोषणा पत्र गिनवाएंगे के माध्यम से तय नहीं कर सकते। ये 1,80,000 लोग तय करेंगे कि कौन जीतेगा। हाँ तो उनके सामने बोलेंगे क्या जीतने के लिए, ये तो मैं पूछ रहा हूं संदीप जी। मुद्दे तो मैं पूछ रहा हूं कब से सर। केशव जी हमने आपको बता तो दिया, और क्या बोलेंगे आपके अनुसार तो हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, यानी कि और हमने तो आज तक काम किया, तभी हम लगातार आज तक जीते आ रहे हैं। ठीक है संदीप, काम किया तभी ठीक है संदीप, ठीक है संदीप, ठीक है, मैं कंसिडर करता हूं, रंजीता मेहता से मैं आपके मुद्दों को कंसिडर करता हूं। केशव जी रंजीता मेहता से पूछिए, जब आप बड़ौदा उपचुनाव में गए थे, जब आपने बड़ौदा के लोगों के लिए करोड़ों रुपए घोषणा चुनाव से पहले की थी, आपने इलाहाबाद के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? आपने क्यों नहीं इलाहाबाद के लोगों के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा समय रहते की? आपकी नीयत खराब है, आपकी सोच खराब है, आपने आपके ढोंग को, आपकी झूठ को, आपके चाल चरित्र चेहरे को इलाहाबाद की जनता देख चुकी है कि भाजपा ने किस प्रकार से किसानों का खून खराब किया है। किसानों के खून से लाठियां आप लोगों ने मारी। ठीक है संदीप जी, आप लोग ठीक है संदीप, ठीक है संदीप, ठीक है संदीप, ठीक है संदीप, प्रदेश ठीक है संदीप, आंदोलन में मर चुके हैं। ठीक है संदीप जी, संदीप जी ठीक है, संदीप जी ठीक है, संदीप जी ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब ले रहा हूं रंजीता जी से, मैं जवाब ले रहा हूं इस बात का। रंजीता जी बोलिए, फिर मैं अजय जी के पास आता हूं, उससे पहले मैं निकिता जी के पास भी आऊंगा। रंजीता जी लेकिन जवाब दीजिए। इनसे ये पूछिए कि पिछले 17 सालों में इन्होंने इलाहाबाद की जनता को क्या दिया, उसके बारे में अपना श्वेत पत्र दें, और आने वाले समय में क्या देने वाले उसके ऊपर श्वेत पत्र दें। 17 साल से वहां पर 16 गांव का आज तक इलाज क्यों नहीं करा पाए, उस बात का जवाब दें। वहां पे अच्छा बड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ला पाए, उस बारे में जवाब दें। वहां के जो 16 गांव जिनमें पानी तक की बूंद नहीं आती,
उसके बारे में आज तक उन्होंने क्यों नहीं सोचा? उसके बारे में जवाब दें। किसानों को गले के कांग्रेस और भाजपा जिम्मेवार है। आप समझदार हो, पहले आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी। संदीप जी, ये बात अगर जनता को बोलेंगे तो जनता बाय बाय कर देगी सर। आप ये बताइए कि इलाहाबाद की जनता आपको दोबारा क्यों चुने, उसके बारे में जवाब दें। आपने इलाहाबाद की जनता को 17 साल से पीछे धकेल रखा है। लोग राज से चलता है। हम जनता की लाज रख के हमारे हल्के के लोगों की सेवा करते हैं। आपके जैसे नहीं है कि 17 साल से आपने इलाहाबाद के साथ जो सौतेला रवैया अपना रखा है। 7 साल से आप भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। अच्छा होता आप ठीक है संदीप जी, उनका जवाब पूरा हो जाएगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। संदीप जी उनका जवाब पूरा होगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है निकिता जी, मैं आपके पास आता हूँ, रखिए अपनी बात। केशव जी, पहले बात तो मैं ये कह दूं कि ये जिस तरीके से लड़ रहे थे और एक दूसरे की बात को काट रहे थे, साफ तौर पर ये दर्शाता है कि कितने डेस्परेट हैं ये दोनों और कितने वादे दोनों के ही खोखले हैं। ये दोनों पार्टियां लोगों को इतने सालों से गुमराह करती चली आ रही हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है। रंजीता जी अभी कह रही थी, विकास की बात कर रही थी। विकास हमने देखा है इस देश प्रदेश और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रूरल विलेजेस में हमने देखा है क्या किस तरीके का विकास हुआ है। आज के देश में हरियाणा प्रदेश में लगभग 35% जो है बेरोजगारी है, लगभग 100% जो है महिलाओं के अगेंस्ट। प्लीज रंजीता जी, आपने मैंने बोल नहीं दिया, आपको मैंने बोल नहीं दिया। केशव जी इनको रोकिए। रंजीता जी, केशव जी इनके बारे में मैं बोली नहीं हूँ। ठीक है रंजीता जी, इनके बारे में मैं बोली नहीं हूँ। रंजीता जी मैं दोबारा आ जाऊंगा मैम, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। उनका सवाल हो जाता है फिर मैं जवाब लेने आपके पास ही आऊंगा। निकिता जी, देख लीजिए केशव जी, यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि कितना अग्रेशन है। क्यों है ये अग्रेशन? क्योंकि यहाँ पे इनको पता है कि इनकी पोल खोली जाए। नहीं निकिता जी, लेकिन आप अगर फिगर्स, नहीं मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर फिगर्स यूज कर रही हैं तो फिगर्स का सोर्स भी मुझे बताइए। अगर आप 33% बता रही हैं तो आप एनएसएसओ का जिक्र कीजिए, जिसके किसी भी आंकड़े को सरकार भी कंसिडर नहीं करती है, चाहे वो आपकी सरकार क्यों ना हो। मैम ये आपको बताना पड़ेगा फिर। जब आपके सोर्स आपने खुद ही बता दिया, नहीं तो मैं उस सोर्स की सच्चाई भी बता रहा हूं ना मैम, उस सोर्स की सच्चाई भी मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे आपकी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसके सोर्स को कोई भी कंसिडर नहीं करता है। आप एनएसएस आपने, अच्छा चलिए आप मुझे ये बताइए कि आप इस चीज को नकारेंगे कि 45% पूरे देश में 45% बेरोजगारी हो चुकी है? मैं आपको प्रॉपर फिगर देता हूं, तब तक आप अपनी बात रखिए। क्या आप इस स्टैटिस्टिक को चैलेंज करेंगे? नहीं, मैं डेफिनेटली आपके सामने मैं फिगर रख रहा हूं मैम, तब तक आप आगे बढ़िए, अपनी बात रखिए। एनएसएसओ का फिगर है। बाकी अगर आप देखेंगे क्राइम रेट के हिसाब से भी जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से महिलाएं जो है प्रदेश में बिल्कुल भी सुरक्षित इस समय नहीं है। और किसानों के लिए हमने देखा है पिछले 1 साल में किस तरीके का बर्ताव उनके साथ किया गया है, एक आतंकवादी जैसा उनके साथ सलूक किया गया है। इस प्रदेश की सरकार ने उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए, उनके ऊपर आंसू गैस के ये जो है वो इन्होंने छोड़े, कांटों के तार लगाए गए, इलीगली नेशनल हाईवे को तोड़ा गया किसानों को रोकने के लिए। आप मुझे बताइए कि जो हमने देखा यूपी में किस तरीके से किसानों को कुचला गया, वीडियो सबके सामने है। किसके विधायक के बेटे ने किस एमपी के बेटे ने कुचला, ये सबके सामने है। हरियाणा में भी नहीं तो आप भी निकिता जी मैं फिर वही बात पूछ रहा हूँ, जो मैं संदीप जी को पूछ रहा था। निकिता जी मैं फिर वही बात पूछ रहा हूँ जो मैं संदीप जी को पूछ रहा था। देखिए ये बाई इलेक्शन है मैम, ये उपचुनाव है और कहा जाता है कि उपचुनाव जो होता है वो गली नाली सड़कों का चुनाव होता है, वो स्थानीय समस्याओं का चुनाव होता है। अब आप अगर इलाहाबाद की जनता से जाके लखीमपुर का जिक्र करेंगी मैम, तो जिस महिला के चूल्हे से धुआं आ रहा है मैम, वो इस बात को क्या समझेगी कि लखीमपुर खीरी में क्या चल रहा है। केशव जी, मैं तो इनके विकास की जो ये खोखले ये लोग वादे करते हैं, मैं उसका यहाँ पर पर्दाफाश कर रही हूँ। नहीं वो नहीं, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है मैम। ज्यादा हो गया तो मैं आ रही हूँ उस पर। केशव जी, आपने सभी को इतना मौका दिया बोलने का, 2 मिनट मुझे भी दीजिए प्लीज थोड़ा जल्दी। बात कॉन्टेक्स्ट के साथ रखना चाहूंगी ना। विकास के मुद्दे यहाँ पर कितने खोखले ये साफ तौर पे पता चल रहा है। तो भाजपा जनता जो यहाँ पर क्लेम करती है सब फिजूल की बातें हैं। दूसरी ओर INLD की अगर हम बात करें, अगर उनको लगता है कि उनके आने से तीन जैसे रंजीता जी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम एटलीस्ट एक मुद्दे पर यहाँ पर एक दूसरे से हम ये रखते हैं।
पिछले 17 सालों में अभय चौटाला जी ने क्या विकास किया, एलनाबाद में क्या विकास किया? अभी तक अगर स्कूल कॉलेज ही नहीं है, रोड सड़कें नहीं है, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जब आपका शासन था तो आपने नहीं करने दिया, जब बीजेपी का शासन आया तो उन्होंने नहीं करने दिया। ये बहुत ही आसान है कहना केशव जी, बहुत ही आसान है। यहाँ पर कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन उनके राइट्स के लिए हमेशा खड़ा रहा, पूरी इलाहाबाद की जनता जानती है। ठीक है, मैं गुलिया साहब के पास आता हूं। विकास कांग्रेस की सरकार थी, कितना विकास हुआ प्रदेश देश में, वो सबके सामने है। ठीक है, तो जो पूरी जनता है उनका जो विश्वास है पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी में है। मैम अगर इतना सब कुछ था तो फिर हारे भी आप लोग हैं, अगर इतना सब कुछ था तो जनता ने नकारा भी आप लोगों को ही है मैम। ठीक है, हमने उसको स्वीकार भी किया और पिछले बाइकों में हमने देख लिया केशव जी, ठीक है, कैसे इस बड़ौदा की जनता ने दोनों पार्टियों को नकारा। ठीक है, अजय गुलिया जी के पास मैं आता हूँ। अजय गुलिया जी, देखिए केशव जी, अगर चुनाव गुंडों पे होता तो इनके गुंडों को जो एक किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी का अधिकार है, अपने जब उसने नॉमिनेशन भरा है तो वो जाके प्रचार करे, तो इनके गुंडों को उनको रोकना नहीं पड़ता। देखिए गुरुद्वारे के अंदर जो कि पवित्र स्थल है, गुरु दरबार में जाकर के किस प्रकार से गुंडागर्दी की गई, वो किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी का अपमान नहीं है, वो पूरे समाज का अपमान है, वो गुरुद्वारा साहिब का अपमान है जिस प्रकार से इनके गुंडों ने किया, जिस प्रकार से इनके गुंडे, मैं तो नाम लूंगा, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक पदाधिकारी किस प्रकार से गाड़ी पे हमला करता है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगर मुद्दों का चुनाव था इतने मजबूत है तो इस प्रकार के हथकंडे आपको क्यों अपनाने पड़ रहे हैं? और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों के लिए, ये जो आज किसान खेती बनने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी लोग इस बात को भूले नहीं है किस प्रकार से इन्होंने किसानों को रौंदा है। लोग इस बात को नहीं भूले हैं कि किस प्रकार से सिखों का नरसंहार कांग्रेस के राज में हुआ था। लोगों के मन में, लोगों के जहन में सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक उपचुनाव है, ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन ये पार्टियां स्थानीय मुद्दों से भाग रही हैं। अगर ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती तो इस प्रकार के घटनाक्रम को, इस प्रकार की गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का काम नहीं करती, बल्कि रोकने का काम करती। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो कुछ तथाकथित किसान नेता हैं, देखिए किसान भाई अपना लोकतांत्रिक अधिकार को अवेल करें, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो किसी को रोका नहीं जाना चाहिए, वो अपना अवेल कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो लोग कांग्रेस के दलाल इसके अंदर बैठे हैं जो सिर्फ कोई राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वो पिक एंड चूज करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, किसी का। गुलिया जी, अगर मुद्दे स्थानीय होने चाहिए सर, तो मुद्दा तो आप भी ये लेकर जा रहे हैं कि कृषि कानून के विरोध में अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था, तो आप इसको स्थानीय मुद्दा मानते हैं और आपको लगता है कि ये स्थानीय मुद्दा आपके लिए काम करेगा? नहीं, बिल्कुल ये स्थानीय मुद्दे की बात देखिए केशव जी, मैं बात करूंगा फैक्ट और फिगर पर। स्थानीय मुद्दा इसलिए है कि इलाहाबाद के तत्कालीन विधायक छोड़ करके भागे थे इलाहाबाद की जनता को, इलाहाबाद की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था उनको। आज क्या फर्क पड़ गया? क्या कोई सिचुएशन में फर्क पड़ा? भाई आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? ये कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? ये इलाहाबाद की जनता को छोड़ करके भागने वाले लोग हैं। वो आप लोग हो जो जिनको गुंडा कह रहे हैं, छोड़ करके भागे थे, गिरफ्तारी की मांग विधानसभा में लड़ाई लड़ी इलाहाबाद की, आज उन्हीं के गीत गा रहे हो करके उंगली कटा करके शहीद होने के लिए छोड़ करके भागे थे। आपको जनता माकूल जवाब देगी। संदीप जी, देखिए बड़ी विचित्र राजनीति है आज, जो लालच और स्वार्थ की राजनीति किस कदर जननायक जनता पार्टी के ऊपर हावी है, किस स्वार्थ के तहत आज देखिए क्या मजबूरी आ गई इनके नेताओं की। जो वो नेता गोपाल कांडा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थे, हालात बहुत बदले हैं। की लंका को जलाना है, ये तो वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जा बैठे। इनका तो चेहरा चरित्र तो हरियाणा की जनता इनको बेनकाब कर चुकी है। संदीप जी, मेरा एक सवाल है सर, आप अपने पीछे सर कानूनी किताबें काफी सारी रखकर बैठे हैं, क्या एक संविधान के अंदर, क्या एक लोकतंत्र के अंदर अगर दो राजनीतिक पार्टियां विरोधी होने के बावजूद भी अगर हाथ मिलाती हैं, या हाथ मिलाने के बाद आज उनकी दोस्ती है, कल वो विरोधी हो जाते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है
या आप इसे नेगेटिव एस्पेक्ट मानते हैं? क्योंकि दोस्ती तो आपकी भी थी सर बीजेपी के साथ। एक मल्टी पार्टी सिस्टम है ना सर हमारी कंट्री में। अब केशव जी मैं यही सवाल आपसे मैं आप केशव जी यही सवाल आपसे रखना चाह रहा हूं, जो आज चर्चा का विषय था कि संविधान के अंदर जो अगर अरे भैया कौन आगे बीच में इनको चुप कराओ, मैं उत्तर नहीं दे पा रहा। संविधान के अंदर केशव जी ठीक है, रंजीता जी मैं आता हूँ, रंजीता जी मैं वापस खाली हो जाती है तो उसको 6 महीने के अंदर इस्तीफा दे, 6 महीने के अंदर चुनाव होना पड़ता है। ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन इस्तीफा देने वाले को ये पता होता है ना सर कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन होगी, के अंदर चुनाव ना करा तो चुनाव लड़ने से किसने रोका केशव जी? संविधान कहाँ रोकता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते? नहीं रोका, आप नहीं रोका, लेकिन आप पब्लिक इंटरेस्ट को बीच में लेकर आ रहे हैं ना सर। तो लड़ सकते आप तो पब्लिक इंटरेस्ट को बीच में लेकर आ रहे हैं। चुनाव लड़िए, हमने नहीं किया। संदीप जी क्या आपको नहीं लगता? संदीप जी क्या आपको नहीं लगता? संदीप जी ठीक है संदीप जी, लालच में कांडा परिवार के गीत नहीं गाए। संदीप जी क्या आपको नहीं लगता कि अभय चौटाला के अलावा अगर कोई दूसरे कैंडिडेट होते तो आप वो तस्वीर अच्छी प्रेजेंट करवाते? जिन्होंने बलात्कारी आप गुंडागर्दी पे उतारू है कि किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन आप लोग कर रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक दल अगर चुनाव लड़ रहा है, लेट पीपल डिसाइड। लोग तय करेंगे, लोकतंत्र में लोग तय करेंगे कि किसको चुन करके भेजना है, किसको चुन करके नहीं भेजना, आप तय करेंगे क्या? ठीक है रंजीता जी अपनी बात रखिए, फिर मैं निकिता जी के पास आता हूँ। देखिए 21 साल से जो पार्टी ठीक है संदीप जी सुन लीजिए। 21 साल से जो पार्टी वेंटिलेटर पे हो, जिसका 1% वोट शेयर भी नहीं बचता पूरी हरियाणा के अगर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जिसके पास कैंडिडेट नहीं बचते खड़े करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी के हालात क्या है। मात्र एक नेता, एक कहावत है कि एक सूखा पेड़, एक अकेला पेड़ होता है वो खड़ा खड़ा सूख जाता है, उस हालात की पार्टी है। मात्र एक सीट पर जो ये मुश्किल से जीते थे, आज उस सीट को भी सिर्फ परिवारवाद के नाते, कि ये कहते थे कि मैं अपने पिताजी की विरासत को यहाँ पे संभाल रहा हूँ। आज दुर्भाग्य है कि उसके पिताजी जेल से बाहर आए हैं। आज 32 घरों का चूल्हा बुझाने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक कद जो था आज तक जो बनाया था वो खत्म किया। आज जनता जनार्दन उनसे पूछना चाहती है, तो 32 परिवार पूछना चाहते हैं कि उनका क्या कसूर था कि उनके घरों का चूल्हा बुझाकर अजय चौटाला भी दोषी है। क्यों लेते हो समर्थन आप लोग? फिर आज जिस तरीके से क्यों लेते हो समर्थन आप लोग? अजय सिंह चौटाला भी दोषी है, उनकी भी जेल हो चुकी है। अजय चौटाला का समर्थन क्यों ले रखे हैं? क्यों अपने स्वार्थ में समर्थन ले रखे आप लोगों ने? बताइए आप। पसंद आ जाए तो भी पता चलती थी। तो आज जनता जनार्दन इनको सबक सिखाने वाली है कि पिछले 17 साल आपके पास अपनी पार्टी का उम्मीदवार है नहीं, दूसरी पार्टी से उम्मीदवार ले आए। क्यों बौखलाए हुए हो? किस बात की बौखलाहट है आपको? बाकी अगर इलाहाबाद की जनता के लिए आपने काम किए होते, भाजपा की बजाय हलोपा का उम्मीदवार आपके पास आया है। आपके मन में आप तो घर बैठे चुनाव जीतते जनाब, आप बौखला क्यों रहे हैं? आपकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि आपने इलाहाबाद की जनता के साथ जस्टिफिकेशन नहीं की है। आपने 17 सालों से उनको धोखे में रखा है। ठीक है, उनको आपने पिछड़ा इलाका आपको कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है मैम, ठीक है रंजीता जी, ठीक है। मेरे पास समय की कमी है, मैं एक बार अब सबके पास आ रहा हूं और सबको 40 सेकंड का समय है फाइनल कमेंट करने के लिए। निकिता जी मैं शुरुआत आपसे करता हूं, आप 20 सेकंड फालतू ले सकते हैं क्योंकि आप पहले अपनी बात कहना चाह रहे थे। निकिता जी जल्दी से फाइनल कमेंट लेके। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार रंजीता जी और संदीप जी यहाँ पर एक दूसरे से जिस तरीके से भिड़ रहे थे, वो साफ तौर पर दिखा रहे थे कितने नर्वस है, ये कितने बुखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब 2 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे इस बाईपोल के, तो साफ तौर पर जनता इन दोनों को ही, भाजपा जदपा को और इनेलो को यहाँ पर नकारने वाली है। ये साफ है और ये होने वाला है। कांग्रेस यहाँ पर विजय प्राप्त करेगी। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जनता ये भी बहुत जानती है कि किस प्रकार प्रदेश की जनता अपने लोगों के साथ खड़ी रही है, उनका कितना विकास हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, वो प्रदेश की जनता जानती है। और दूसरी ओर इनेलो, अगर वो कहते हैं कि उन्होंने साफ नियत के साथ और किसानों के हित में रेजिग्नेशन दिया होगा, आज मेरा उनसे सिर्फ केवल एक सवाल है कि अगर मान लीजिए अभय जी चुन के आ जाते हैं इलाहाबाद से, तो क्या वो अगले जो सत्र होगा उसमें जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे तो क्या उसका सपोर्ट करेंगे या फिर से रिजाइन करेंगे? अगर फिर से रिजाइन करेंगे तो मेरे इलाहाबाद की जनता से ये प्रार्थना है कि आप यहाँ पे देखिए कि कौन सिंसियर है आपके प्रति और कितने कमिटेड कौन है आपका।
ठीक है संदीप जी, जवाब देते हुए 40 सेकंड में अपनी बात रखिए। संदीप सर। तो मैं नीतिका जी की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि अगर हम जीत के आए तो पहले तो इनका मैं धन्यवाद देता हूं कि ये पूरी आश्वस्त है कि चौटाला साहब जीत के आएंगे। और अगर मैं भी इनको आश्वस्त करता हूं, अगर इनके पास 45 विधायक होंगे और वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो हम उस समय किसान हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का काम करके किसान विरोधी भाजपा जजपा सरकार को हटाने में इनका सहयोगी बनेंगे। बात आई कि हमने किसानों के कहने पर एलनाबाद हल्के की जनता के कहने पर इस्तीफा दिया था और उन्हीं की मांग पर, उन्हीं के आदेश के ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनेलो पार्टी को कहा कि आप उम्मीदवार बनाएं क्योंकि एलनाबाद की जनता की मांग है। तो हम अपना उम्मीदवार बनाकर अभय सिंह चौटाला जी के साथ ठीक है। एलनाबाद के संदीप जी, आप वकील हैं, उन्होंने अगर कहा था, आपने अगर को हटाकर बाकी सब कुछ ब्रैकेट में रखकर अपने हिसाब से जवाब दे दिया। खैर कोई बात नहीं। अशोक चौहान जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिएगा, हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप अपना लगा रहा है, अपना चल रहा है, जैसे कि इलेक्शन में होता है, चुनाव में होता है। कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये जो है, जो मिड टर्म है, अपना मध्यवर्ती चुनाव, ये सब जो है लोकल मुद्दों के ऊपर आधारित होता है। लोकल मुद्दों पे ही अपना लड़ा जाता है। क्या परेशानी है, कौन किसको कितना करेगा और कैसे उसके जो नेता जो उनको जो है अपना जो राहत दे सकते हैं। अब ये कि अपोजिशन तो रहा है, अपोजिशन में काफी टाइम से अपोजिशन में ही रही है अपना सीट। उसके बाद में जो है अपना जो रूलिंग का कोई इसमें भी नहीं आया है। रूलिंग वाले भी अपने करके सबका साथ सबका विकास कोशिश में है कि चलो भाई अपना जो उठाई के जो है ये सीट अपना मिल जाएगी तो उसके बाद में करेंगे। अब कांग्रेस है, कांग्रेस तो अपना बड़ौदा जो उपचुनाव हुआ था उससे उत्साहित होकर अपना कोशिश में है कि ये भी हमारे अपना हाथ लग जाएंगे। कैसे कोशिश में हर कोई है, करना भी चाहिए प्रयास, पर यही कि मतदाता को बेवकूफ मत समझो और मतदाता के ऐसा है कि थोड़ा करो, उसका भी मान सम्मान है। ठीक है रंजिता जी, 40 सेकंड में। देखिए, दस दो की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज इलाहाबाद की जनता को ये आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है कि वो विकास का साथ दें और आज सरकार के अंदर हिस्सा बने और अपना मंत्री बनाए, अपना विधायक चुने ताकि उनके रुके हुए विकास पूरे हो सके। 17 साल से छले हुए जो लोग हैं आज कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे। और गोविंद कांडा जी जो कि बहुत ही सक्षम और एक अच्छी छवि के नेता हैं, आज उनका आशीर्वाद जो है जनता जनार्दन का उनको मिल रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है जिस तरीके से कांग्रेस का अंतरकलह है और जिस तरीके से परिवारवाद हावी है इंडियन नेशनल लोक दल के अंदर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का परचम इलाहाबाद में लहराएगा और आने वाले समय में सत्ता का सुख भोगकर वो अपने एरिया का विकास करवाएंगे। ठीक है अजय गुलिया जी, फाइनल कमेंट सर, 40 सेकंड। देखिए केशव भाई, इलाहाबाद की जनता स्वयं तय करेगी और जनता अपना मन बना चुकी है कि वो सरकार के साथ जाकर इलाहाबाद का विकास कराना चाहती है। और जिस प्रकार की लोग गुंडागर्दी पर उतारे, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस चढ़ेगा लोग, आज कहने की बात नहीं है। जो इलाहाबाद के लोग हैं वो तो समझते दोनों ही एक है। आज कांग्रेस और इनेलो दोनों ही एक हैं, बिल्कुल एक ही थाली के कट्टे बटे हैं। तो इसमें मेरे कहने की बात नहीं है, लोग अपनी वोट की सोच से इन दोनों की बदमाशी को समाप्त करने आता है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अशोक जी, रंजिता जी, निकिता जी, अजय गुलिया जी, संदीप जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।